बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल असेसमेंट। इससे पहले हम कर चुके हैं एक्सटर्नल असेसमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें हम जो है ना कंपनी के बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हैं। बाहर का एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि उसमें पेस्टेल एनालिसिस होता है। पेस्टेल से मतलब होता है, पी से मतलब होता है पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक एंड एस से सोशियो कल्चरल, टी से टेक्नोलॉजी और ई से इकोलॉजिकल और एल से लीगल। तो ये जितने भी एनवायरनमेंट हैं कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी मुल्क में ऑपरेट कर रही है तो उस मुल्क के जो है ना वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए वो अफेक्ट जो एनालिसिस है वो एक तरह से जो है ना कंपनी के बाहर के एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। याद रखें जितनी भी कंपनीज़ होती हैं स्पेशली किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, उनका एक्सटर्नल एनालिसिस या एक्सटर्नल एवेल्यूशन सेम होगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, या तो हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी या तो हमें थ्रेट नज़र आएगी। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या तो अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगी। अब कोई पर्टिकुलर कंपनी अगर किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, मिसाल के तौर पर सुजुकी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पूरी ऑटो इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटीज़ वो थ्रेट्स होंगी वही सुजुकी कंपनी की भी होंगी। लेकिन अभी जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल असेसमेंट, ये कंपनी के विद इन द कंपनी जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर शामिल होती हैं। यानी कंपनी इंटरनली खुद कितनी स्ट्रेंथ है, यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंपनी कितनी स्ट्रांग है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो इंटरनल असेसमेंट में हम कंपनी की जो है ना वो खुद की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि वो कहाँ पे लाया कर रही है। इंटरनल असेसमेंट हर कंपनी का डिफरेंट होगा, लेकिन एक्सटर्नल असेसमेंट पर्टिकुलर इंडस्ट्री का सेम होगा। पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स सेम होगी, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर सुजुकी के लिए अगर पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं या सोशो कल्चरल चैलेंजेस हैं या लीगल हैं, तो वही इश्यूज़ जो है वो होंडा के लिए भी होंगे, वही इश्यूज़ इंडस मोटर्स के लिए भी होंगे। लेकिन इंटरनल असेसमेंट प्योरली कंपनी के लिए होती है और उसमें कंपनी के जो इश्यूज़ होते हैं वो खुद के होते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर सुजुकी कंपनी की फ़ाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है या उसमें फ़ाइनेंशियली जो है ना उसके ऊपर लाइबिलिटी ज़्यादा है मिसाल के तौर पर, तो लाजमी नहीं है कि वो जो है ना इश्यूज़ इंडस मोटर्स में हो, वो इश्यूज़ जो है ना वो मिलत ट्रैक्टर्स में हो, वो इश्यूज़ हमारे होंडा में हो। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो टोटली डिफरेंट होता है, वो हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन एक्सटर्नल असेसमेंट जो होती है वो तकरीबन इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो सेम होती है। ठीक है, हम इसको पूरे कंट्री के लिए जो है ना वो यानी वो पूरे सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए इसीलिए जो है ना मैं मार्जिन रख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हो सके जो है ना गवर्नमेंट जो है ना किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कोई जो है ना वो ऐसा पैकेज लेकर आ जाए और वो उस इंडस्ट्री के लिए तो बेनिफिशियल हो, लेकिन बाकियों के लिए शायद उतना अपीलिंग ना हो। तो ये इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए तकरीबन सेम होता है। बाकी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कैसे कर सकता है, जैसे जो है ना आजकल जो है ना टेक्सटाइल के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो ये एनवायरनमेंट जो है ना वो समझो कि एक तरह से सपोर्टिव है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिक कंडीशंस भी शायद उसके लिए जो है ना वो। लेकिन वही चीज़ जो है ना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी जो है ना शायद काबिल कबूल हो इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी बड़ा फोकस कर रही है। तो और सरिया जो है स्टील, उसके ऊपर भी ये वो इंडस्ट्री जो है ना वो हो सकती है, कलर के लिए भी हो सकती है, लेकिन ऑटो के लिए शायद ये चीज़ें ना हो। ठीक है, शायद पैकेजिंग कंपनी के लिए या जो ये वाली चीज़ जो है ना वो बेनिफिशियल ना हो, शायद शुगर इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल ना हो। ठीक है, तो ये वेरी करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन एक इंडस्ट्री का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेम होगा, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट सबका डिफरेंट होगा, हर कंपनी का अपना अपना होगा। तो आगे बढ़ते हैं इंटरनल असेसमेंट
को डिस्कस करते हैं। याद रखें इंटरनल असेसमेंट जो है, जैसे एक बंदा है जो है यानी वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, यानी अगर हम कोई किसी स्टूडेंट की मिसाल ले लें कि कोई स्टूडेंट हो सके मैथ में बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी इंग्लिश वीक हो, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ऐसे चांसेस होते हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि मैथ में अच्छे होते हैं उनकी इंग्लिश वीक होती है, जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वीक होती है। तो ये बातें जो है जिस तरीके से एक आम इंसान किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है या किसी पर्टिकुलर चीज़ में वो उसके जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो बड़ी हाई होती हैं, लेकिन किसी दूसरी फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। तो ये जिस तरीके से एक इंसान के अंदर जो ये क्वालिटीज़ वेरी करती हैं, उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी जो है ना वो ये क्वालिटीज़ वेरी करती हैं। जैसे नोकिया कंपनी जो है उसके अंदर अगर आप हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के हिसाब से तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इससे शायद कोई दुनिया में मोबाइल कंपनीज में कोई स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन सॉफ्टवेयर में वो जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरीके से अगर माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन हार्डवेयर में वो इतना जो है ना वो उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम एप्पल कंपनी को देख लें तो एप्पल कंपनी सॉफ्टवेयर में भी अच्छी है और हार्डवेयर में भी अच्छी है, तो दोनों क्वालिटीज़ उसके अंदर हों, लेकिन हो सके एप्पल जो है वो किसी और चीज़ में जो है ना वो उसकी कोई वीक एरिया हो या इस किस्म की चीज़ हो जिससे जो है ना वो दूसरे कंपनीज़ के मुकाबले में वो इतनी शायद कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, उनकी चीज़ें जो है ना वो प्रोडक्ट्स रिलेटिवली महंगी होती हैं। तो ये चीज़ अपनी जगह पर जो है ना हर कंपनी की जो है ना वो वेरी करती है कि कोई कंपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होती है तो पर्टिकुलर फील्ड में उसका कोई वीक एरिया होता है। तो आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल असेसमेंट में बेसिकली हम कंपनीज़ को जो है ना इंटरनली देखते हैं। कंपनीज़ के हमें पता है कि कंपनीज़ के डिफरेंट किस्म के जो है ना वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम फंक्शनल एरियाज़ भी कह सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं, नॉर्मली जो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं वो 5-6 होते हैं, उसमें सब डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव स्ट्रेंथ और वीकनेस इन फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस। फंक्शनल एरियाज़ का मतलब है उनकी डिपार्टमेंट में जो है ना कोई डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, कोई डिपार्टमेंट जो है ना वीक होगा। अगर आप लोगों को याद हो कि जब एरियल आया था, एरियल जब मार्केट में बिल्कुल नया नया आया था तो एरियल की कोई इतना वो नाम नहीं था। 2004 या 5 से पहले अगर आप देख लें तो एरियल को कोई नहीं जानता था। एरियल बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट थी मार्केट के अंदर, बिल्कुल एक उसको जो है ना जगह बनाने में एक काफ़ी जो है ना वो परेशानी का सामना था कि किस तरीके से अपनी जगह बनाए, क्योंकि जो हमारे पास सर्फ एक्सेल है या बाकी ब्रांड्स थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन एरियल का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था वो इतना जो है ना वो बेहतरीन था, उस तरीके से उसने उसको टेकअप किया। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या बाकी चीज़ों का तो इतना जो है ना वो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट उन्होंने उसकी जो मार्केटिंग जिस तरह से की, तो एक जो है ना इमोशनल कॉन्सेप्ट उसके साथ अटैच किया, माँ के साथ उसको अटैच किया था एरियल की। अगर इनिशियल एडवर्टाइजमेंट अगर आप लोगों ने कभी आपकी नज़र से गुजरी हो तो उन्होंने इसको उस तरह से जो है ना वो किया कि थोड़ी अरसे में जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में इतनी जो है ना वो अपना शेयर कैप्चर कर गई कि बाकी प्रोडक्ट्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ये मार्केटिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ की वजह से जो है ना वो उनकी बाकी एरियाज़ वीक भी थे, लेकिन उसका एक स्ट्रॉन्ग एरिया जो था उसने उसको आगे लेके गया। तो एक लाजमी नहीं आपके सारे फंक्शनल एरियाज़ स्ट्रॉन्ग हो, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप ऑलपर्स देखें तो ऑलपर्स जब आया था मार्केट में अंदर 2003 के अंदर या 2002 के अंदर जब उन्होंने लॉन्च किया था, तो उस वक्त जो नेस्ले का जो मिल्क था, मिल्क पैक, वो काफ़ी फेमस था, पॉपुलर था। नेस्ले पूरी मार्केट को कैप्चर करके बैठा था। अब नेस्ले जो था, नेस्ले का जो टारगेट था यानी जो मिल्क पैक का था, अगर उनकी अर्ली अगर एडवर्टाइजमेंट्स देखें तो वो नेस्ले का जो मिल्क था उसमें फ़ोकस ये था कि आप जो है ना वो डेली मिल्क पिया करें, 2 से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर 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 2 से 3 लीटर
लेकिन जो है ओल्पर्स ने उसको जो है ना किया कि ओल्पर्स का बेसिकली जो मतलब है या उसको मतलब लिया गया है वो है ऑल पर्पस। तो ओल्पर्स की अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट उस वक्त बनाए गए थे, 1 से 1.5 मिनट का एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बनाया था। और उसमें जो है ना वो चाय में भी यूज़ हो रहा है, खीर बनाने में भी यूज़ हो रहा है, बूढ़े भी पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं उसको, ठीक है। तो उसने उसको मल्टीपर्पज़ यानी ऑल पर्पस, ऑल पर्स के नाम से ऑल पर्पस लेकर आ गए। तो ये भी इसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ थी या उसका इतना स्ट्रॉन्ग जो था जिसकी वजह से वो उसको ऊपर जो है ना वो लेके आ गए, उसने भी अपना मार्केट का एक शेयर बना लिया, ठीक है। नो एंटरप्राइज इक्वली स्ट्रॉन्ग और वीक इन ऑल एरियाज़। कोई भी कंपनी जो है सारे एरियाज़ में ना तो स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना वीक हो सकती है, कुछ एरियाज़ उसके वीक होंगे, कुछ एरियाज़ स्ट्रॉन्ग होंगे। इंटीग्रेटिंग स्ट्रेटजी एंड कल्चर, याद रखें रिलेशनशिप अमंग ए फर्म्स फंक्शनल बिजनेस एक्टिविटीज़ परहैप्स कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बेस्ड बाय फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बड़ा जो है ना वो काउंट करता है, किस किस्म का कल्चर है वहाँ पे, क्या जो है ना वो स्टाइल फॉलो हो रहा है, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल फॉलो हो रहा है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो हो रहा है, वहाँ पे किस किस्म के लोग काम कर रहे हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं या एक ही लैंग्वेज के लोग हैं, कहाँ से लोग बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो रूरल बैकग्राउंड से हैं या अर्बन बैकग्राउंड से हैं या सब अर्बन बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, ऑटोक्रेसी चल रही है, चेन ऑफ कमांड है या टीम वर्क के ऊपर फोकस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की चीज़ों को देखते हुए जो है ना वो डिसीजन लिए जाते हैं, स्ट्रेटजीज़ उस हिसाब से बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जब जो कल्चर है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली, यानी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके फिर डीन्स हैं, उसके वाइस चांसलर, एक पूरी हिरारकी है, उस हिसाब से अगर कोई स्ट्रेटजी बनती है तो वो स्ट्रेटजी जो है वो अकॉर्डिंग टू कल्चर बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आ जाएं जो उसको कल्चर उसको सपोर्ट ही ना कर पाए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कोई भी स्ट्रेटजी जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो उसको अकॉर्डिंग टू कल्चर जो है ना आपको अलाइन करेगा, अदरवाइज़ जो है ना वो उतना फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। उसके बाद मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर जो है आप 4-5 चीज़ें जो मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ चुके होंगे, उसका एक जस्ट गो थ्रू है। सबसे पहला फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना वो फंक्शन होता है किसी भी ना सिर्फ कंपनी बल्कि एक पर्सनल एक कॉमन पर्सन की जो फेल्योर या सक्सेस में भी जो है ना आपका ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। प्लानिंग का मतलब ये है कि आप अगले चंद सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, 25 या 30 साल के अंदर अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। वैसे तो ये यानी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये तो 100 ईयर्स की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, मोर देन 100 ईयर्स की प्लानिंग भी उसकी पॉसिबल है कि वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो किसी पर्सनल जो है ना इन पर्सन भी जो है ना वो चीज़ काउंट करती है कि एक बंदा अगर अच्छा प्लानर नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद रखें जो जो आप कर रहे होते हैं तो वो आपको वही रिज़ल्ट मिलेंगे जो आपको अभी मिलने हैं। ये एक मशहूर मुहावरा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलें या आप किसी अच्छी जगह पे पहुंचना चाहते हैं या आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर आप वही करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं तो आपको मिलना भी वही है जो आपको मिलता रहा है। लेकिन अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो फिर आपको जो है ना वो अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें भी आपकी जो टारगेट्स हैं उसमें भी फ़र्क आएगा। तो प्लानिंग के अंदर ये होता है कि हम पूरा एक पेपर वर्क करते हैं और पूरी चीज़ों को हम एक रोड मैप बनाते हैं कि इस तरीके से जो है ना हमें चीज़ों को लेके चलना है। मिसाल के तौर पर जैसे उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी को अगर हम प्लान करते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी को हमें अगले 5 सालों के अंदर जो है जो किसी अच्छी यानी कि
जैसे कराची यूनिवर्सिटी है या सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी है, उसके इक्विवेलेंट हमें उसको लेके आना है। तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि वहाँ पे जो है ना वो क्या चीज़ें, क्या प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं। अगर मैं बिज़नेस डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो अगर हम कहते हैं कि भाई वहाँ पर जो है प्रॉपर क्लासें होती हैं, वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे जो है ना गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, वहाँ पे जो है ना इंडस्ट्री के साथ उनका लियन है, ठीक है। वहाँ पे जो है ना वो वर्कशॉप होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री टूर्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप्स ऑफ़र की जाती हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों से जो है ना वो कोर्सेज़ पढ़वाए जाते हैं, वहाँ पे जो है ना बच्चों की ग्रूमिंग के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है अगर हम कहते हैं कि वो चीज़ हमें जो है ना वो उस तक पहुंचना है, तो हम उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी चीज़ें होती हैं, जो जो यानी कि वो वैसे कहते हैं ना कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वो करना शुरू कर दें जो सक्सेसफुल लोगों ने किया था, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें और उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलें, तो आप भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचा है। तो सिमिलरली इसको हम कहते हैं बेंचमार्क। अगर किसी चीज़ को, किसी टारगेट को अगर हमें अचीव करना है, तो हमें अपना बेंचमार्क बनाना पड़ेगा। बेंचमार्क में जाके हमें देखना पड़ेगा उस बेंचमार्क ने क्या किया था कि वो वहाँ तक पहुँचा। तो वही चीज़ जो है ना हम अपनी प्लानिंग में लेके आएंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है कि स्ट्रेटजी बनाते वक्त जो है प्लानिंग के फेज़ में हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि हम जो है रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं। लाजमी बात है कि अगर हम कोई प्लानिंग हमने की है कि हमें ये करना है, वो करना है, ये चीज़ें करनी है, उसके बाद जो है ना हम रिसोर्सेज देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो फिर यहाँ पर जो है हम जो है ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसे रिसोर्स एलोकेट करेंगे टीचर्स के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर। हम जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो असाइन करेंगे, ठीक है भाई आपको जो है ना ये एक्स्ट्रा काम करना है। और प्लस में जो है ना हम जो भी कुछ यूनिवर्सिटी से मुशावरत करके कुछ ऐसी एक दो पोजीशंस बनाएंगे जो इंडस्ट्री के साथ वहाँ हमें रब्ता करके हमें जो है ना ब्रिज का रोल प्ले करे, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना इंटर्नशिप्स मिलें, या जहाँ हमारे जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो है ना इंडस्ट्री टूर्स हों, और हम जो है ना मार्केट के इंडस्ट्री के लोगों को अप्रोच करें, वो हमारे पास आएँ, वो पढ़ाएं। तो उसके लिए फिर जो है ना बाकी रिसोर्सेज मल्टीमीडिया या एयर कंडीशन क्लासेस या वेल इक्विप्ड लैब या इस हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, वो जो है हम वहाँ पर जो है ना डिप्लॉय करेंगे, ताकि हमने जो प्लानिंग की है वहाँ तक पहुँचने की, तो हम उसमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें, ताकि जो है उसके हिसाब से उसको काम को आगे बढ़ाया जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम कराची की बात करें, तो कराची में अभी बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग तो है कि इस तरीके से रोड बनेंगे, इस तरीके से गटर बनेंगे, इस तरीके से ये चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजिंग का जो है ना वो बड़ा वो आ रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेस कहाँ डिप्लॉय होंगे, कितने लोग होंगे जो काम करेंगे, किस तरीके से काम को आगे लेके जाया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो जो है रिसोर्सेस की जो एलोकेशन है, वो काफ़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट है कि रिसोर्सेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, कितना पैसा कहाँ लगेगा, कितने लोग कहाँ लगेंगे वगैरह, किस तरीके से काम को आगे लेके जाया जाएगा। तो ये चीज़ें काउंट करती हैं। उसके बाद जो है मोटिवेटिंग का, ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ है। लाजमी बात है, आप समझ सकते हैं कि हम अब एक्चुअल काम करने जा रहे हैं, तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होगी। पर मोटिवेटिंग है, मोटिवेटिंग के अंदर ये है कि हमारे पास जो भी स्टाफ काम कर रहा है, उसको जो है हम मोटिवेट करते हैं, उनको हम हिम्मत देते हैं कि भाई देखें ये काम अगर आपने कर लिया, तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऊपर जाता है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, तो डेफिनेटली आप भी प्राउड फील करेंगे और आप उनके जो है ना पायनियर्स में से एक होंगे जिन्होंने उसको जो है ना वो ऊपर लेके आने में उनको हेल्प आउट किया है वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग है। देखें, स्टाफिंग जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग और मोटिवेटिंग का जो है ना वही पार्ट है।
यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, तो समझो यहाँ पे यूँ समझें कि जब हम रिसोर्स एलोकेट करते हैं, मोटिवेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके साथ साथ स्टाफिंग भी हो रही होती है। लाजमी बात है, आप अगर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो वहाँ पर जो आप कोई भी काम करेंगे बगैर इंसानों के तो वो काम नहीं हो सकता। तो वहाँ पे आप स्टाफ हायर करेंगे, स्टाफ जो है किस कैपेबिलिटी का होगा, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, उस हिसाब से आप अपना स्टाफ हायर करेंगे और उसको जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, तो वो इट इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो फिर उसके बाद मोटिवेशन भी उसी का अगला पार्ट होता है कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो है ना मोटिवेट करेंगे ताकि जो है ना वो अपने काम को आगे लेके जाएं और अपने काम बेहतर अंदाज में करें ताकि जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाया जाए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के हैं, यहाँ बन गई स्ट्रेटजी, अब यहाँ पर जो है ना हम लागू कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली जो है कंट्रोलिंग। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हमने स्ट्रेटजी बना ली और हमने ये सारा कर लिया और अब हम जो है ना आराम से जाके बैठ जाएं कि नहीं अब हमारी जो उर्दू यूनिवर्सिटी है वो KU के बराबर हो गई है, या ऐसा नहीं है। हमें डे टू डे मामलात को देखना होगा कि आया जो हमने प्लान किया था वो चल रहा है या नहीं चल रहा, लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहाँ कहाँ पे जो है ना रुकावट आ रही है, क्या क्या मसले आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, फिर एवेल्यूएट करते हैं स्ट्रेटजी को। आया हमने कोई गलत स्ट्रेटजी तो नहीं बना ली, आया हमने कोई अपने आप को ओवर जो है ना एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख ली हुई हमने किसी चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पर हम रिव्यू करते हैं और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं। तो ये कंट्रोलिंग का पार्ट है मैनेजमेंट के अंदर। आई होप कि आप ये चीज़ डिटेल के साथ पढ़ चुके होंगे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, या सिर्फ इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से इसीलिए जो है ना कनेक्ट किया गया था कि आपको पता लगे कि वहाँ पे आपने सिर्फ ये 5 या 4 फंक्शन पढ़े होंगे, लेकिन अभी इस कोर्स के अंदर आपको ये पता लग गया होगा कि इस जो ये पहला फंक्शन होता है वो फार्मूलेशन से रिलेटेड होता है और आखिरी फंक्शन जो है वो कंट्रोलिंग और एवेल्यूएशन से रिलेटेड होता है। बाकी दरमियान वाले 2 या 3 फंक्शन होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होते हैं। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के काम क्या होते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, सबसे पहला काम होता है कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालाइजिंग कस्टमर नीड्स, डिज़ायर एंड वांट्स थ्रू सर्वेज, एवेल्यूएट, पोजीशनिंग, डिटरमिनिंग सेगमेंट। देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसका जो काम होता है सबसे पहला वो है कस्टमर को एनालाइज करना। याद रखें मार्केट के अंदर डे टू डे बहुत चेंजेस आ रही हैं। आप मार्केटिंग जो ओल्ड मेथड था आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोडेक था, कोडेक कंपनी बहुत बड़ी मशहूर कंपनी थी, लेकिन वो फेल क्यों हुई? उन्होंने कस्टमर की, इवन कोडेक को यह कहा गया था कि भाई डिजिटल कैमरा मार्केट में आ रहे हैं, आप अपना जो है ना वो थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करें। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है ना वो चेंज हो रही है, कस्टमर की नीड, डिज़ायर और वांट्स में फ़र्क आ रहा है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो फोकस नहीं किया। कोडेक ने कहा कि नहीं हमारा इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है, हमसे जो है ऐसा कैसे हो सकता है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के। और डेफिनेटली कोडेक का एक बड़ा नाम था उस वक्त, ठीक है, लग नहीं रहा था कि जो ना ऐसा होगा, लेकिन ये कि जब वक्त आया तो लोगों ने देखा कि आज कोडेक का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देख लें तो अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर आपको जो ना नोकिया को देखने में आया कि नोकिया जो नॉर्मल हमारे पास मोबाइल थे, स्मार्टफोन से पहले का जो दौर था उसमें नो डाउट नोकिया लीडर था, लेकिन बाद में जब स्मार्टफोन आए तो उसमें जो है नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड किया तो उस हिसाब से नहीं किया, कस्टमर की नीड को नहीं समझा। यानी कस्टमर लाइक कर रहा था एंड्रॉयड जो है ना सॉफ्टवेयर को, नोकिया ने एंड्रॉयड के बजाय किसी और सॉफ्टवेयर के तरफ चला गया। तो अगेन उसने एक गलती की और कस्टमर ने उसको जो है ना वो ओब्लाइज नहीं किया। किस तरीके से वो नोकिया जो ना वो फ्लॉप हो गया। बाद में नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने बाय किया। माइक्रोसॉफ्ट को ये था कि नोकिया जो है वो उसके पास बेहतरीन हार्डवेयर है और हम बेहतरीन सॉफ्टवेयर के किंग हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया का कॉम्बिनेशन लेके आए। अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने भी कस्टमर की को जो है ना वो एनालाइज सही तरीके से नहीं किया था। कस्टमर बेसिकली 2 सॉफ्टवेयर्स को लाइक कर रहा था, एक एंड्रॉयड को और दूसरा जो है वो एप्पल को।
लेकिन अगेन वही गलती माइक्रोसॉफ्ट से हुई और वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। फाइनली माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ थे उन्होंने नोकिया को किसी अलग एक कंपनी को बेच दिया। अब नोकिया जो है दोबारा से एक उसमें एंड्रॉयड के साथ आ रहा है और उम्मीद है कि नोकिया जो है ना मार्केट में जल्दी रिवाइव करेगा। तो ये एक तरह का जो है ना एक एनालिसिस है कि जो है ना आप कस्टमर की नीड्स और डिज़ायर और वांट्स को जब तक मीट नहीं करेंगे तब तक जो है आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी प्रोडक्ट कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो कस्टमर की नीड्स डिज़ायर और वांट्स, नीड डिज़ायर और वांट्स को ठीक है, नीड बेसिकली हम कहते हैं जो नेसेसिटीज़ होती हैं। डिज़ायर बेसिकली एक होती है कि एक तो नेसेसिटीज़ जब पूरी हो जाती हैं तो फिर डिज़ायर आ जाती है। डिज़ायर में जो है ना आपकी नेसेसिटीज़ से हट के जो फिर लग्जरीज़ की तरफ जो है आप चीज़ें सोचते हैं कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ। लेकिन फाइनली अगर आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है तो फिर आप वांट्स की तरफ जाते हैं। मिसाल नीड्स में ये है कि आपने जो है ना वो खाना, रोटी, कपड़ा, मकान आपकी नीड्स हैं, और डिज़ायर में ये है कि आपके पास अच्छा सा घर हो, पर अच्छी सी गाड़ी हो वगैरह। अब आपकी डिज़ायर वो सिर्फ फुलफ़िल होगी जिसके पीछे जो है ना आपका फाइनेंशियल बेक होगा, तो वही डिज़ायर पर आपकी वांट बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मद्देनज़र रखनी है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में डिज़ायर्स तो बहुत सारी हैं, आया वो वांट्स भी बन रही हैं या नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल बेक नहीं है तो वो चीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए हमें जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा कि वहाँ पे हमारे पास कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो कि बिलो जो ना पॉवर्टी लाइन गुजार रही हैं, जो कि बहुत अच्छा गुजारा कर रही हैं। तो उस हिसाब से जो है ना वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ या मार्केटिंग की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद थ्रू सर्वेज एवेल्यूएट पोजीशनिंग डिटरमिनिंग सेगमेंट। मार्केटिंग के अंदर जो है दो तीन अहम कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पोजीशनिंग, दूसरा होता है सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंट का मतलब ये है कि हम जो है ना कहाँ पर अपना जो है ना कौन से सेगमेंट जो है ना, बच्चा भी हमारे सेगमेंट हो सकते हैं, ख़वातीन भी हमारे सेगमेंट हो सकते हैं, मर्द भी हमारे सेगमेंट हो सकते हैं, जो है ना यूथ भी हमारा सेगमेंट हो सकता है, ओल्ड एज वाले भी हमारा सेगमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जेज़ के पुराने एडवर्टाइज़ देखे हों तो जेज़ के पुराने एडवर्टाइज़ के अंदर जो है उन्होंने बिज़नेस क्लास को टारगेट किया था। तो बिज़नेस क्लास जो है, एग्जेक्टिव क्लास, वो उसका सेगमेंट था, वो उसका सेगमेंट था। ठीक है, इसी तरीके से जो है उन्होंने अपनी पोजीशनिंग, अब पोजीशनिंग का मतलब है कि कस्टमर के जहन में आप क्या यानी चीज़ जो है ना वो बिठाना चाह रहे हैं, क्या आप चीज़ पोजीशन करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट का नाम लूँ और आपके जहन में उसके बारे में कोई पहला जुमला जो आएगा वो बेसिकली उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होगी, उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होगी। मैं अगर जोंग का नाम लूँ तो आप कहेंगे कि बेहतरीन नेट है, स्पीड वाला नेट है और उसमें नेट के बड़े अच्छे पैकेजेस हैं जोंग के अंदर। तो ये बेसिकली जोंग की पोजीशनिंग है। जोंग जो है वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है डेटा के अंदर, जो है ना वो मोबाइल जो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जोंग का टारगेट नहीं है, जोंग का टारगेट डेटा है। ठीक है, इंटरनेट है, इंटरनेट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नाम ले लूँ नोकिया का, तो नोकिया के बारे में आप कहेंगे कि नोकिया जो है वो ड्यूरेबल है, उसका हार्डवेयर बेहतरीन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ होंडा CD70 की, तो आप कहेंगे कि सर वो फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हर प्रोडक्ट की जो है ना एक पोजीशनिंग है, एक प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। अगर एप्पल आईफोन की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि ये जो है वो एक लाइफस्टाइल है और एक स्टेटस जो है सिंबल है। तो उन्होंने अपने आप को यानी इसी तरीके से पोजीशन किया हुआ है कि जो आईफोन या एप्पल की जो प्रोडक्ट्स जिसके पास होंगी वो स्टेटस वाले लोग होंगे या फाइनेंशियल स्टेबल लोग होंगे, इस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की है। अगर कोई रोलेक्स पहनता है, वैसे तो टाइम तो हर घड़ी दिखाती है, लेकिन रोलेक्स ने अपनी पोजीशनिंग की हुई है कि वो जो है अपने जो यानी कि जो उसको पहनेगा वो स्टेटस सिंबल है। इसी तरीके से ओलपर्स ने अपनी पोजीशनिंग की हुई है कि आप ये ओलपर्स का जो मिल्क है वो हर जगह पे चाय बनाने में, पीने के हिसाब से, खीर बनाने में या बाकी चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो
जो मिल्क पैक ने अपनी पोजीशनिंग की है वो सिर्फ पीने के लिए की है, तो ये पोजीशनिंग है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप तरंग की अगर बात करें तो तरंग सिर्फ चाय बनाने के लिए उसने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। तो ये पोजीशनिंग जो है वो जो है ना वो कस्टमर के ज़हन में की जाती है कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो आप जो है ना कहाँ पर जो है ना वो आप उसके ज़हन में क्या आप बैठा रहे हैं। उसके बाद हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब आपकी वो प्रोडक्ट किस काम के लिए, औरतों के लिए है, मर्दों के लिए है या जनरल है, तो उस हिसाब से आप सेगमेंट डिसाइड करते हैं। उसके बाद सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, लाजमी बात है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि अपनी चीज़ को सेल करे या अपनी सर्विसेज को सेल करे, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग को आप समझते हैं कि थ्रू बिलबोर्ड्स, टीवी, रेडियो, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब के ज़रिए अपनी एडवर्टाइज़ करते हैं। प्रमोशन वो करते हैं, प्रमोशन के लिए वो डिस्काउंट देते हैं, 50% ऑफ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो एक तरह का पूरा एक मार्केट कैंपेन चलाते हैं। उसके बाद पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के अंदर जो है ना वो अपने आप को करते हैं कि भाई हम बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारे पास हमने पहले भी ये चीज़ें बनाई थी। उसके बाद पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का मतलब है आप लोगों को डायरेक्ट एक्सेस करें, आप लोगों को डायरेक्ट एक्सेस करें, उनके पास पहुँचें, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और उनको डायरेक्ट चीज़ सेल करने की कोशिश करें। पर्सनल सेलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में आप डोर टू डोर जाके लोगों को सेल करते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लानिंग, इट रिक्वायर्स टेस्ट, मार्केटिंग, पोजीशनिंग, पैकेजिंग, फीचर, स्टाइल, क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लानिंग देखें, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, कारोबार के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत अगर इस्लाम का अगर आपको नॉलेज है तो इससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए इस्लाम के अंदर ये है कि आप कस्टमर अगर आपसे कोई चीज़ लेकर जाता है तो आप वापसी या रिटर्न का जो है ना ऑप्शन अपने जहन में रखें। अगर कस्टमर को वो चीज़ समझ में नहीं आती और वो आपके पास वापस लेके आता है तो आप उनसे वापस ले लें, ये हमारे मज़हब का हुक्म है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आज की दुनिया को अगर आप जो ना वो अगर रिलेट करेंगे तो आप देखें जैसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कराची की अगर मिसाल दूं तो इम्तियाज़ मार्केट है, चेज़अप है, हैदरी है, या बाकी इसके अलावा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। वहाँ पे आप जाते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उनकी जो है ना डेट लिखी होती है कि इतने दिनों के अंदर आप एक्सचेंज कराते सकते हैं या रिफ़ंड आप ले सकते हैं। तो इस किस्म की जब आपकी प्लानिंग होगी तो वो आप बड़ा जो है ना सक्सेसफुली चीज़ों को कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो हमें जो है ना टेस्ट मार्केटिंग कि हम जो है जो किस किस्म का जो है मार्केट के अंदर जो चीज़ है वो लाइक की जाती है, तो उसके लिए आप मार्केट में जाएं, पता करें, कस्टमर से फीडबैक लें, ठीक है। आजकल एक बड़ा वो चल रहा है सेंसोरेन का जो है ना वो एक मार्केट कैंपेन आपको नज़र आएगी, वो जगह जगह जो है ना वो अपने स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, गुलशन इकबाल में तो वो काफ़ी नज़र आ रहा है। तो वो जो है ना वो लोगों का जो है ना वो कह रहे हैं कि आपके क्या टूथपेस्ट में यानी दांतों से ब्लीडिंग होती है या आपको ठंडा गर्म लगता है, तो इस किस्म की चीज़ें वो कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को चेक करवा रहे हैं कि देखें और उस पर हमें जो है ना अगले दिन या 2 दिन बाद आके फ़ीडबैक दें कि इसमें क्या ख़राबी है, आपको वाकई फ़ायदा हुआ या नहीं। तो इस तरीके से जो है ना वो कर रहे हैं। पोजीशनिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग बड़ा काउंट करती है। अगर एक चीज़ है वो अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, भले अंदर बड़े अच्छी चीज़, बड़ी क्वालिटी वाली चीज़ हो, लेकिन पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो आप जो है ना उसको अच्छे रेट पे या अच्छी जगह पे उसको आप सेल नहीं कर सकते। तो पैकेजिंग के ऊपर बड़ा ख्याल रखा जाए और उसमें कलर क्या होना चाहिए, कस्टमर क्या पसंद करते हैं, अगर वो लेडीज़ प्रोडक्ट है तो उसके क्या कलर होने चाहिए, अगर वो जेंट्स की प्रोडक्ट है तो उसके लिए क्या कलर होने चाहिए, अगर वो बच्चों के लिए है तो उसकी क्या कलर और पैकेजिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो उसका ख्याल रखा जाता है हमारा। उसके बाद फ़ीचर्स, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो कंटेन कर रही होती है, स्टाइल क्या है उस प्रोडक्ट का, क्वालिटी जो है वो क्या है, और एंड कस्टमर सर्विस, कस्टमर को क्या सर्विस मिल रही है,
कि आया कोई चीज़ उसमें ख़राबी हो जाए तो कस्टमर को जो है ना इस किस्म की सहूलत है कि वो आके वापस कर ले, या वो आके इसको जो है ना रिपेयर करवा ले, या उसको आके जो है ना रिप्लेस करवा ले। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लानिंग के अंदर जो है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट को करनी पड़ती है। उसके बाद प्राइसिंग है। प्राइसिंग में प्राइसिंग सेट करने के लिए जो है आपके 5 स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको देखते हुए आपको प्राइसिंग सेट करनी है। एक तो कंज्यूमर जो आपका एंड यूज़र है, गवर्नमेंट उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, इस रेट से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और सप्लायर होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं, वो कितना सस्ता या कितना महंगा आपको रॉ मटेरियल देते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जिनके थ्रू आप चीज़ें सेल करते हैं, और एंड कंपटीटर हैं कि बराबर में आपका कंपटीटर कैसे चीज़ों को सेल कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं। अब मेडिसन के लिए गवर्नमेंट कुछ और चाह रही थी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो चाह रहे थे कि जो है ना हम जो है ना दवाइयाँ महंगी करेंगे, अदरवाइज़ हम शॉर्ट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो इस किस्म की कंडीशन आ गई थी, तो गवर्नमेंट को मजबूरन प्राइस बढ़ानी पड़ी थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हाल ही में दूध के रेट्स को देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर जो था, जो आगे जो रिटेलर था या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी कह लें, वो प्राइस बढ़ाना चाह रहा था, और वो प्राइस यानी गवर्नमेंट ने उसको प्रेशर किया कि नहीं आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पीछे जो सप्लायर था वो उसको जो है ना सस्ते मिल्क देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। तो बिल आखिर जो है ना इन चीज़ों को देखते हुए जो है फिर गवर्नमेंट ने भी उनको अलो कर दिया कि आप प्राइस बढ़ा लें। और कंज्यूमर की बाइंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर वो चीज़ बाय कर सकता है या नहीं, और बराबर में आपका कंपटीटर क्या चीज़। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए प्राइस सेट की जाती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो होता है चीज़, जो है कि आपकी चीज़ कंपनी से तैयार होकर कस्टमर के हाथ तक कैसे पहुँचे। और जितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा उतना जो है ना कंपनी जल्दी ग्रो करेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट खुदा न खासा मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, अगर आप टाइमली वो चीज़ को नहीं पहुंचा सकते, तो डेफिनेटली जो है वो फिर आपकी मार्केटिंग कैंपेन फ्लॉप हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है तो कंपनीज़ के थ्रू, यानी पहले तो कंपनीज़ जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर पर रिटेलर्स को, और फिर इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। और कुछ कंपनीज़ होती हैं जो डायरेक्ट रिटेलर को भी चीज़ें पहुंचा देती हैं। तो कंपनी से कस्टमर तक कैसे माल पहुंचेगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर डिफाइन किया जाता है। मार्केटिंग कंटिन्यू है। मार्केटिंग रिसर्च है। रिसर्च बेसिकली इट इज़ सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ द डेटा अबाउट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। देखिए मार्केटिंग रिसर्च जो है उसके अंदर हमें पता लगता है कस्टमर कौन सी चीज़ को लाइक करता है, कौन से टेस्ट को लाइक करता है, कौन सी चीज़ों को लाइक करता है। तो ये चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस हो चुकी हैं। और रिसर्च तब होती है जब कोई प्रॉब्लम हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। फाइनली अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, इट इन्वॉल्व असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केटिंग डिसीजंस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर जो है हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट एनालिसिस होता है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, और हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि आया अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, अगर हम कोई मार्केटिंग कैंपेन के अंदर कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये जो है ना आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसके अंदर ये चीज़ें आप पढ़ते भी होंगे। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से वेरिएंस को कंट्रोल करके हम कॉस्ट जो है ना वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी कॉस्ट डिसीजंस को जो है ना वो डिस्कस किया जाता है कि आप सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करके सस्ता रॉ मटेरियल ले सकते हैं, और आगे जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना के अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से सस्ते में जो है ना आगे बेच सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स कि उस पर्टिकुलर डिसीजन से क्या बेनिफिट्स होंगे, और उसके बाद हम कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालाइज करते हैं। अगर जो है कॉस्ट कम होती है बेनिफिट्स के मुकाबले में तो डिसीजन को ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज़ हम डिसीजन को नहीं लेते। तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें थी। आगे आते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फाइनेंस के अंदर बेसिकली 3 किस्म के मेजर फंक्शंस होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट, अगर बैलेंस शीट अगर आप लोगों को याद हो तो बैलेंस शीट के अंदर देखें करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड इक्विटी। बैलेंस शीट की लेफ़्ट साइड पे एसेट्स होते हैं और राइट साइड पे लाइबिलिटी और इक्विटी होती है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो बेसिकली हमारे ऑपरेशंस का पार्ट होता है। डे टू डे जो कंपनी में काम हो रहा होता है वो बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के थ्रू हमें नज़र आते हैं। उसके बाद हमारे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं, जैसे जिसमें बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये चीज़ें जितनी भी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे एक कारोबार करना है, मुझे एक जनरल स्टोर खोलना है और मैं सामान लेके आके किसी मैदान में रख दूँ और वहाँ पे मैं चीज़ें बेचना शुरू कर दूँ, तो वो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हो रही हैं, यानी मैं चीज़ें सेल कर रहा हूँ, लेकिन एक मैदान पे रख के सेल कर रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा जो है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो है ना मैदान में रख के चीज़ें बेचें। उसके लिए मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे एक दुकान चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे उसमें लाइट चाहिए, मुझे उसमें बाकी चीज़ें चाहिए। तो बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह जितनी भी हैं ये बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म एसेट जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। लाजमी बात है कोई भी कंपनी होगी वो अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करेगी तो उसके इन्वेस्टमेंट होगी तो वो बिज़नेस चल पाएगा, अदरवाइज़ वो बिज़नेस नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप या हम उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मिसाल हम काम कर रहे हैं तो उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर ना बिल्डिंग हो ना कोई एसेट हो, बस ऐसे ही अगर एडवर्टाइज़ कर दे कि हम आपको जो है ना वो यहाँ पे बीबीए या एमबीए करवा रहे हैं और विदाउट कोई प्लेस नहीं है और आपको जो है ना बाद में कहा जाता है कि नहीं अब आप ऑनलाइन आपकी क्लासें होंगी और कोई जगह नहीं है हमारे पास आपको बिठाने के लिए, तो ऐसा जो है ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या कोई कंपनी है और आपको हायर किया जाता है और आपको कहा जाता है कि नहीं आप अपने घरों में बैठ के काम करेंगे या आप जो है यहाँ आ जाएंगे, मैदान में बैठेंगे और टेंट लगाएंगे और आप यहाँ बैठ के चीज़ों को करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाजमी बात है इसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है जैसे बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, यानी जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट हैं, बैलेंस शीट की राइट साइड पे जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जिसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन याद रखें जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, हमारे ऑपरेशंस बेसिकली जो हैं वो डे टू डे के मामलात देखते हैं। और डे टू डे के मामलात के अलावा अगर लॉन्ग टर्म की बात आ जाए, उसके लिए आ जाए, तो फिर हमारा पूरा मोड चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है उसको महीने की 25 तारीख को उसके पास जो है ना वो पैसे ख़त्म हो गए, वो दोस्त के पास जाता है और दोस्त को कहता है कि मुझे 10,000 रुपये उधार दे दो, मैं आपको जो है पहली तारीख को वापस कर दूँगा। दोस्त ने उसको 10,000 रुपये वापस कर दिए, दे दिए और पहली तारीख को जाके उन्होंने उसको वापस भी कर दिए। तो ये जो डिसीजन था या 10,000 रुपये उन्होंने जो दोस्त से लिए, ये बेसिकली ऑपरेटिंग डिसीजन था, ये बेसिकली ऑपरेशंस का डिसीजन था। यानी वो दोस्त को भी पता था कि ये जो है 10,000 रुपये वो मुझे वापस कर देगा क्योंकि ये इसको राशन या बाकी सामान लेना होगा, इस वजह से वो ये मुझसे पैसे उधार ले रहा है क्योंकि 10,000 माइनर सा अमाउंट है। तो डे टू डे के मामला चलाने के लिए हम करंट लाइबिलिटीज़ का सहारा लेते हैं, करंट लाइबिलिटी का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आप दोस्त के पास जाएं और दोस्त को बोलेंगे भाई मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मुझे जो है ना मैं घर ले रहा हूँ, घर में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं 20 लाख रुपए दे दो, मैं आपको पहली तारीख को दे दूँगा, तो वो दोस्त आपको जो है ना 20 लाख रुपए कभी भी नहीं देगा। और अगर देगा तो उसको पता है कि ये पहली तारीख तक तो पॉसिबल ही नहीं है कि पैसे वापस आ जाएं, क्योंकि जो 20 लाख का अमाउंट है वो आप घर ख़रीदने के लिए लगा रहे हैं। घर जो एक लॉन्ग टर्म एसेट है, याद रखें ऑपरेशंस चलाने के लिए, जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा कि घर का खर्चा चलाने के लिए आटा लेना है, राशन लेना है, दूध लेना है, दही लेनी है, दवाइयाँ लेनी है, बच्चों की फ़ीस अदा करनी है, उसके लिए आप 10-20 हज़ार किसी से उधार ले लें पहली तारीख तक, तो ये सामने वाले को भी समझ में आता है कि ये अपने डे टू डे के मामला चलाने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर आप अपना घर बना रहे हैं या घर में कोई फर्नीचर लगा रहे हैं या घर में कोई ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं, कोई रिनोवेशन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ये सारे के सारे, या आप गाड़ी ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ऑपरेटिंग डिसीजंस के अंदर तो ठीक है आप करंट लायबिलिटी का सहारा ले सकते हैं,
लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आपको कोई एसेट बाय करना है, कैपिटल बजटिंग करनी है, उसके लिए फिर आपको फाइनेंसिंग डिसीजंस की तरफ जाना पड़ेगा। फाइनेंसिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस इक्विटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब है कंपनीज नॉर्मली बॉन्ड्स इशू करती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए, और इक्विटी के लिए कंपनीज जो है वो शेयर्स इशू करती हैं। ठीक है, अगर हम अगर ज़ाती कारोबार की बात करें, पर्सनल जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसमें जो हमारी इक्विटी होती है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और जो है ना हम बैंक से कोई लोन वोन ले लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से ज़्यादा की लायबिलिटी, 1 साल से ज़्यादा का कर्जा। ठीक है, अगर आप हाउस फाइनेंसिंग में जाते हैं, कभी आपने मालूमात ली हो, तो हाउस क्या आता है, घर जो होता है हमारा, होम फाइनेंस जो होता है या ऑटो फाइनेंस जो होता है, ये बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो जो आपको देंगे होम फाइनेंसिंग वाले या ऑटो फाइनेंस, जब भी आप उनके पास जाएंगे वो आपको 5 साल 10 साल या 20 साल का शेड्यूल बना के देते हैं। वो क्यों बना के देते हैं? उन लोगों को पता है कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, घर लेना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, गाड़ी लेना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। लेकिन सिमिलरली अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करें या पर्सनल फाइनेंस में आप चले जाएं, तो वो आपको 1 साल 6 महीने 2 महीने 1.5 महीने में वापस करने होते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पर्पज़ ही ये होता है या पर्सनल फाइनेंस का पर्पज़ ही ये होता है कि वो आपको डे टू डे के खर्चा चलाने के लिए आपको जो ना वो यूज़ करना होता है, तो वो करंट लायबिलिटी होती है और वो आप रूटीन मामलात के लिए लगा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या इक्विटी की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, लायबिलिटी और इक्विटी के कॉम्बिनेशन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए, तो ये जो है ना बेस्ट मिक्स होना चाहिए, ताकि ना ज़्यादा लायबिलिटी हो ना ज़्यादा इक्विटी हो, क्योंकि लायबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इक्विटी अगर ज़्यादा होगी तो उनको आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी का जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसमें पर हमें टैक्स सेविंग होती है, जबकि डिविडेंड जो है वो उसमें टैक्सेबल इनकम के बाद यानी आफ्टर टैक्स इनकम से डिविडेंड पे किया जाता है, जबकि इंटरेस्ट बिफोर टैक्स इनकम से पे किया जाता है। तो ये चीज़ें जो ना वो मैटर करती हैं। कुछ जो ना कंपनी कोशिश करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लायबिलिटी हो, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है ना वो टैक्सेबल इनकम से पहले माइनस हो जाए, ताकि उनको टैक्स की बचत हो, क्योंकि टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। लेकिन वो रिस्की होता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इंटरेस्ट आप पे ना कर पाए तो कंपनीज़ जो है ना वो बैंक करप्ट हो सकती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना एक तरह की लायबिलिटी है और वो कंपनी को हर हाल में पे करना पड़ता है। जबकि इक्विटी जो है वो कंपनी की ओनरशिप होती है, वो कंपनी अगर डिविडेंड पे ना भी करे तब भी उसका जो ओनर है या उसका जो शेयर होल्डर है वो उसको क्लेम नहीं कर सकता किसी फोरम पे कि भाई हमें ये डिविडेंड पे नहीं किया जाता, और कंपनी को कोई ख़तरा नहीं होता कि वो बैंकरप्ट हो जाए। लेकिन इंटरेस्ट के मामले में कंपनी की जो लायबिलिटी होल्डर्स हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, कंपनी को दिवालिया करवा सकते हैं। तो हर मीडियम ऑफ मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लायबिलिटी चीपर होती है, लायबिलिटी के अंदर टैक्स की बचत होती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कंपनी की अर्निंग किस वजह से अगर डाउन हो जाए, जैसे अभी अगर आपने देखा कोविड की वजह से, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कंपनी इंटरेस्ट पे ना कर पाए तो कंपनी दिवालिया हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है। क्योंकि जब अर्निंग नहीं होगी तो कंपनी को, अगर आपने कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पे कभी और किया हो तो सेल होती है, सेल में से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होता है। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो अमाउंट होता है जो हम जो है हमारे जो इन्वेंट्री जो सप्लायर है उनको जहाँ से हमने माल ख़रीदा है उनको पैसे हम देते हैं, वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। तो फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हम माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली वो होते हैं जो उस मटेरियल को बेचने में हमारा काम हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर मटेरियल हमने सप्लायर से लिया, हमने अपनी शॉप पे रखा, वहाँ पे हमने एक शॉप बनाई, फर्नीचर लगाया, एक मज़दूर रखा है या 2 मज़दूर रखे, बिजली का बिल आ रहा है, वहाँ चाय रोज़ाना आ रही है, वहाँ पे नाश्ता हो रहा है, वहाँ पे बाकी चीज़ें हो रही हैं, डे टू डे का खर्चा रोज़ाना हमारा वहाँ हो रहा है। तो उस चीज़ को बेचने में जितना भी खर्चा आता है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। मज़दूरों की तनख्वाहें, बिजली का बिल, दुकान का किराया या फर्नीचर का डिप्रिसिएशन वगैरह, ये हमारा जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं।
तो आप देखें सेल में से सबसे पहले हमने सप्लायर की कॉस्ट काटी, उसके बाद हमने जो उस चीज़ को बेचने के लिए पूरा जो सेटअप बनाया उसके ऊपर जो हमारा खर्चा आया वो हमने माइनस किया। उसके बाद हमारी आ जाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहते हैं, EBIT। सेल में से सप्लायर कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड काटेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उस सेटअप को चलाने के लिए जो जितना खर्चा हो रहा है वो हमने माइनस किया, तो उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जिसको हम इन शॉर्ट EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहते हैं। उसके बाद यानी ये दोनों ऊपर वाले खर्चे में, उसके बाद हमारा कटता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नॉर्मली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के ऊपर हम पे करते हैं। इंटरेस्ट के बाद हमारा आ जाता है EBT अर्निंग बिफोर टैक्सेस। उसके यानी अर्निंग बिफोर टैक्स यानी इंटरेस्ट के बाद जो टैक्स इनकम आती है उसमें से टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद हमारी नेट इनकम आ जाती है जो कि शेयर होल्डर्स के लिए होती है, जिसमें से हम डिविडेंड भी पे करते हैं और कुछ अमाउंट हम अपने पास रिटेन कर लेते हैं। कुछ अमाउंट हम अपने पास रिटेन कर यानी रिटेन अर्निंग, जो अमाउंट होल्ड कर लिया और जो पे कर लिया वो डिविडेंड। तीसरा डिसीजन होता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन बेसिकली कितना डिविडेंड पे करना चाहिए, इनकम का कितना पोर्शन जो है वो होल्ड करना चाहिए, ये डिविडेंड डिसीजन होता है। इससे क्या होता है हमारे शेयर प्राइस के ऊपर मार्केट में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डिविडेंड से आर ऑल अबाउट व्हाट पोर्शन इज पेड टू शेयर होल्डर, हाउ मच टू बी रिटेन, कितना पोर्शन कंपनी अपने पास होल्ड कर ले और कितना जो है ना वो मार्केट में जो है ना वो शेयर होल्डर्स को दे दे। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है उसको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं पे आउट, और जो कंपनी अपने पास होल्ड कर लेती है उसको हम कहते हैं प्लोबैक या रिटेंशन रेशो। प्लोबैक रेशो या रिटेंशन, जो पे किया जाता है उसको पे आउट, जो होल्ड किया जाता है उसको रिटेंशन या प्लोबैक रेशो। इसी तरीके से जो डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनकी डिविडेंड यील्ड है, उनकी डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, और जो कंपनी अपने पास होल्ड कर लेती है अमाउंट, वो शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके शेयर की ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। डिविडेंड डिसीजन जो है वो कंपनी को बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी अपनी जितनी भी इनकम है सारे के सारे डिविडेंड पे कर दे तो उसका मतलब ये समझा जाता है कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपने पास कैश होल्ड करने के बजाय शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। और इसी तरीके से कंपनी अगर जो है अगर अपने सारे के सारे इनकम अगर अपने पास होल्ड कर ले तो ये परसीव किया जाता है कि हो सके कंपनी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी रिटेन अर्निंग अपने पास होल्ड कर ली। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर देखी जाती हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो हम बड़ा केयरफुली कर रहे होते हैं। ये 3 किस्म के डिसीजन, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें कौन सी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, और उसमें से फाइनेंसिंग जो मोड हैं, लाइबिलिटी या इक्विटी, उसको किस तरीके से बनाना है कि हमें चीपर हमें फाइनेंस इतना महंगा ना पड़े, क्योंकि फाइनेंस महंगा होगा तो लाजमी बात है कि फिर आखिर में वो हमें जो है उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और जो बिज़नेस को चलाने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन हमें इस तरह से लेके चलना है कि क्योंकि किसी भी कंपनी का जो मकसद होता है या मैनेजमेंट का जो मकसद होता है वो होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। तो वो अगर बढ़ा रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन अगर मार्केट में अच्छा सिग्नल दे रहे हैं तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा। उसके बाद फाइनली फाइनेंशियल रेशो होते हैं। रेशोज़ 5 किस्म के होते हैं: लिक्विडिटी रेशो, एसेट मैनेजमेंट एफिशिएंसी, एक्टिविटी रेशोज़, डेट मैनेजमेंट, लीवरेज रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, मार्केट वैल्यू रेशोज़। आगे रेशोज़ की सारी लिस्ट मौजूद है। लिक्विडिटी रेशोज़ के अंदर करंट, क्विक, कैश, नेट रिसीवेबल, एसेट मैनेजमेंट में इन्वेंट्री टर्नओवर, डेयर सेल्स वगैरह, ये सारे रेशोज़ गिवन है। तो इन रेशोज़ से कंपनी की जो ना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ये परफॉर्मेंस का पता लगता है। मिसाल के तौर पर जैसे इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, कितने अरसे में हम इन्वेंट्री जो है वो सेल कर लेते हैं। डेज सेल्ड आउटस्टैंडिंग, अकाउंटेबल कलेक्ट करने में हमें कितने दिन लग जाते हैं। डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, जिनसे हम उधार लेते हैं उनको कितने अरसे में पेमेंट कर देते हैं। डेट रेशो, हमारे एसेट जो है ना कितने लाइबिलिटी के थ्रू फाइनेंस किए गए हैं। ठीक है। टाई रेशो, टाइम इंटरेस्ट रन, हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट के मुकाबले में कितने टाइम से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। करंट एसेट्स हो गया रेशो हो गया, क्विक रेशो हो गया, हमारी शॉर्ट टर्म
लायबिलिटी पे करने की सलाहियत कितनी है, तो ये हमें रेशो से पता लगता है। तो ये भी चीज़ें जो है ना वो अंडरस्टैंड करना लाजमी है, क्योंकि रेशोज़ जितने अच्छे होंगे उतनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी और उतने हमें कर्ज़ा भी मिल जाएगा और जो है कंपनी जो है वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव भी कर सकेगी। उसके बाद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन जो डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली उसका काम होता है कि नई नई चीज़ें बनाना और चीज़ों को जो है ना किस तरीके से लेके चलना है, प्रोडक्ट कैसे बनेगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। और तो उसमें प्रोसेस जो होता है वो होता है डिज़ाइन होता है, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस फ्लो, चीज़ कहाँ से शुरू होगी, कैसे मुकम्मल होगी, फैसिलिटी लोकेशन कहाँ से उस चीज़ को जो है ना वो एक्सेस करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस। ये बेसिकली हमारे सप्लाई चेन का एरिया है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन बेसिकली सप्लाई चेन का ही एक सब्जेक्ट है, जिसमें जो है ना हमारे पास जितनी भी चीज़ें बनती हैं या हमारे जो डे टू डे के जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी इसका ताल्लुक़ है एक तरह से। तो वो बनने से लेके लोगों तक पहुंचने तक ये पूरा एक प्रोसेस होता है। रॉ मटेरियल कैसे पहुंचेगा, रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, काम कैसे बढ़ाना है, ऑर्डर को कैसे मीट करना है। यानी मिसाल अगर आप कोई गाड़ी अगर आज बुक करवाते हैं तो 3 महीने या 2 महीने के बाद आपको गाड़ी मिलती है। अगर आज आप लेना चाहेंगे तो उसके ऊपर ऑन होता है, लेकिन आप चाहते हैं मैं बुक करवाना चाहता हूँ, तो बुकिंग में वो पूरी जो आपको टाइम दिया जाता है उसके पीछे ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। तो उस हिसाब से जो है ना वो पर चीज़ों को मीट किया जाता है, टारगेट्स को मीट किया। उसके बाद कैपेसिटी है कि प्लांट की कैपेसिटी है, प्लांट कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक तो फोरकास्टिंग होती है कि हम इतने यूनिट उसके बाद कितनी फैसिलिटीज़ प्लानिंग कि अगर हम उसमें उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी। यानी सपोज 1 लाख यूनिट बनाने हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम जो है ना वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद शेड्यूलिंग है, काम कैसे होगा, दिन रात की शिफ्ट में होगा, दिन के या दोनों शिफ्ट में काम होगा। कैपेसिटी प्लानिंग, कितनी कैपेसिटी जो है वो हमारी है और जो है किस तरीके से हम उसको कैपेसिटी को जो है ना मीट करेंगे, और फिर क्यूइंग एनालिसिस यानी उसको हम कैसे अलाइन करेंगे। तो इस किस्म के जो डिसीजन होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। पर लाजमी बात है कोई चीज़ बनती है उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए। तो इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल यानी जो बिल्कुल अभी कोई उसके ऊपर काम ना हो, वर्क इन प्रोसेस जिसमें पार्शियल काम हुआ हो, फिनिश गुड रेडी टू सेल प्रोडक्ट जो है, ठीक है। वॉट, वेन एंड हाउ मच टू ऑर्डर, कब, कहाँ और किस क्या ऑर्डर करना है, ये चीज़ जो है ना यहाँ डिसाइड होती है। उसके बाद वर्क फोर्स, जहाँ पे आपका जो लेबर काम कर रहा होता है या सुपरवाइज़र काम कर रहे होते हैं, तो मैनेजिंग स्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लरिकल एंड मैनेजरल, उसकी जॉब डिज़ाइन क्या है, यानी उसको क्या काम करना है, वर्क मेजरमेंट क्या है, वो कितने घंटों में क्या काम टास्क मुकम्मल करता है। जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट हम कहते हैं कि अगर एक बंदे को हम 2-2 3-3 काम में एक्सपर्ट बना दें तो उसको जॉब इनरिचमेंट हम कहते हैं कि उनकी जॉब को हमने जो है ना वो पॉलिश कर दिया, उसको जो है ना वो एक्स्ट्रा स्किल्स उसकी जॉब में हमने ऐड कर लिए। एंड मोटिवेशन, लाजमी बात है, मोटिवेशन एक अहम फैक्टर है एक एम्प्लॉइज़ के लिए। उसके बाद क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, एश्योरेंस एंड कॉस्ट कंट्रोल। क्वालिटी के अंदर जो है लाजमी बात है जब आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो उसकी सैम्पलिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, ताकि जो फैक्ट्री में काम हो रहा होता है या जो रिक्वायर्ड चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट का कोई रोड या कोई हस्पताल या कोई ऐसी चीज़ बनती है तो वहाँ से जो है ना वो सैंपल थोड़ा सा टुकड़ा जो है काट के जो रोड का या उस चीज़ का जहाँ से डिफरेंट जगहों से तो टेस्ट किया जाता है कि कैसा मटेरियल यूज़ हुआ है, क्वालिटी कैसी है, चीज़ें कैसे काम किया गया है। तो इस तरह से जो है ना वो क्वालिटी को अश्योर किया जाता है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं तो वो 2-4 चीज़ों को लेके हम सैम्पलिंग करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और फिर जो है ना उसके बारे में हम एनालाइज़ करते हैं कि क्वालिटी को मेंटेन रखा गया या नहीं रखा गया। और फाइनली जो कॉस्ट कंट्रोल है कि हम जो है ना वो मैक्सिमम क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट के अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका काम ही नई नई चीज़ें बनाना और अकॉर्डिंग टू द मार्केट चलना। जिस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है
वो कंपनी जो है वो कभी भी मार्केट में डाउन नहीं होगी। ठीक है, हम देख रहे होते हैं गाड़ियों के नए नए डिज़ाइन आ रहे होते हैं, मोबाइल के नए नए डिज़ाइन आ रहे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। कंप्यूटर हर किसी कोई ज़माना था पेंटियम का ज़माना था, कोई ज़माना था, उसके बाद फिर जो है ना आई सीरीज़ आ गया, सॉरी कोई ज़माना था कोई कोर टू डू ड्यूल कोर का ज़माना था, उसके बाद आई सीरीज़ आ गया। अब स्मार्टफ़ोन गैजेट का ज़माना है। तो अब आप देख सकते हैं स्मार्टफ़ोन के अंदर जो है वो डे टू डे अब जो है ना वो 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो बेसिकली ये जितने भी काम हो रहे होते हैं इसके अंदर जो है ना किसी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बड़ा उसके अंदर उसको रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या है, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन बन रही है, दुनिया भर में कंपनीज उसके ऊपर काम कर रही हैं, तो उसका समझो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त एक्टिव है। ठीक है, तो कम्पीट एज लो कॉस्ट प्रोवाइडर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि ऐसी चीज़ें जो है वो बनाएं जो कि मिनिमम कॉस्ट हो। ठीक है, हाई क्वालिटी हो। ठीक है, कस्टमर सर्विस के ऊपर जो है ना उनका फोकस हो। ठीक है, और रैपिड एंड फ्रीक्वेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में लेकर आ जाएं। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप जो है यानी इन मिसाल आप गाड़ियाँ बना रहे हैं तो गाड़ियों के जो जो पार्ट्स आते हैं तो वो बेसिकली जो है पार्ट्स आते हैं, तो वो पार्ट्स बेसिकली जो कोई वेंडर होता है वो पार्ट्स कोई टायर बना रहा होता है, तो आप वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो यानी आपके सप्लायर प्लस डिस्ट्रीब्यूटर उनके दरमियान आपका ऐसा लिंक हो ताकि आप या सप्लाई साइड खुद से क्रिएट करें या सप्लायर जो आपको दे वो बेहतर से बेहतर चीज़ बना के दे और डिस्ट्रीब्यूटर उसको लो कॉस्ट पे सेल करे। तो ये पूरा एक चेन होता है जो आगे डिटेल में डिस्कस होगा। और कंसोलिडेट प्रोसेसिंग, ठीक है, क्या वो जो प्रोसेस करने जा रहे हैं वो सेंट्रलाइज है, अगर ज़रूरत है तो सेंट्रलाइज की तो ठीक है, अदरवाइज़ उस प्रोसेस को डिस्पर्स प्रोसेसिंग ऑफ सर्विसेज यानी डिसेंट्रलाइज बना देते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस एंड यूज़ ऑफ मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन एंड रोबोट्स। ठीक है, कोशिश की जाती है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए भी उनका जो ना वो बड़ा फोकस होता है। तो ये चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट के अंदर ये हो रही होती हैं। उसके बाद MIS एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। MIS बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एब्रीविएशन है। ठीक है, उसके लिए कंपनी को एक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिसमें कंपनी की A to Z इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से फ़्लो कर सके। तो एक MIS, अच्छा MIS सिस्टम आजकल के दौर में तो IT के बगैर जो है ना वो कोई जो है ना वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि आजकल जो बिज़नेस का जो सिस्टम है वो जो है फिज़िकल से हट के अब वर्चुअल यानी ऑनलाइन पे ज़्यादा चीज़ें चली गई हैं। उसके बाद VCA यानी वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट है पूरा, जिसमें रॉ मटेरियल से लेके चीज़ को कस्टमर तक पहुंचाने में कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। याद रखें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या वैल्यू चेन एनालिसिस का मेन जो टारगेट होता है ये होता है कि हम जो है अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो कि कंपनी की जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आता है, तो कंपनी की सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो अगर आपकी कम हो जाए तो उसका मतलब आप अल्टीमेटली कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और याद रखें, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी 100 रुपये की सेल है और 70 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यानी 70% है, और ग्रॉस प्रॉफिट आता है 30 रुपीज़, 30%, अदर एक्सपेंसेस आपके जो है ना वो 10 रुपये हैं, तो समझो कि उसके बाद आपका EBIT आ जाता है यानी अर्निंग यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 10 रुपये हैं। अब हमारे पास कंपनीज़ क्या करती हैं कि जब भी उनके पास यानी इशू आता है, बुरा वक्त आता है, तो वो क्या करते हैं कि वो बजाय उसके कि आप मेजर कॉस्ट को कट करने की कोशिश करें,
आप जो है वो माइनर कॉस्ट को कट करने में लग जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी 10 रुपये ऑपरेटिंग कॉस्ट है यहाँ पे और आप उसको जो है ना वो 5 रुपये भी लेके आना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपने डिपार्टमेंट या अपनी कंपनी से आधे मुलाजम फारग करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके इतने ज़्यादा खर्चा नहीं होता। लेकिन उसी के बरक्स अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर फोकस करें, जो आपकी 70 रुपये है उसको अगर आप 65 या 60 पे लेके आएंगे, तो रिलेटिवली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐसा पॉसिबल होता है कि आप उसको जो है ना वो कम कर लें। उसमें थोड़ी कमी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट लेके आएगी। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को करते हैं, अव्वल तो आप उसमें से 5 रुपये कट कर ही नहीं सकते। यानी अगर आपका 10 रुपये का टोटल खर्चा है, आप उसमें 1 या 2 रुपये की कमी कर सकते हैं, जिससे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर शायद आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाए। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो सप्लाई चेन या वैल्यू चेन एनालिसिस का जो टारगेट होता है कि आप सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखें, उनसे सस्ती से सस्ती चीज़ लें, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका जो है चीपर हो, और प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जो है वो आपके ताल्लुकात या आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपके जो दरमियान में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो कम से कम हो, ताकि आपके कस्टमर के पास भी सस्ते से सस्ती चीज़ पहुंचे। तो ये पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस का जो टारगेट है वो ये है, यानी चीज़ रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड बनने के बाद वो कस्टमर के हाथ तक पहुंचने में जितना भी प्रोसेस होता है उसको इस तरह से अलाइन किया जाए कि कंपनी कम से कम यानी मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में वो चीज़ बना ले और मिनिमम पॉसिबल प्राइस पे वो कस्टमर को सेल करे, ताकि उसको कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल हो। ठीक है, तो इस वैल्यू चेन के अंदर सप्लायर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, तो ये सारी कॉस्ट A to Z जो भी प्रोसेस है सप्लाई चेन वैल्यू चेन एनालिसिस का, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर हम कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो यानी जब आप कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स को देख लेते हैं, तो लाजमी बात है मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, MIS डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन ऑपरेशन हो गया, वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया। तो जो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये डिपार्टमेंट अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो समझो कि आपका जो आपकी स्ट्रेंथ है, और ये डिपार्टमेंट अगर जो है ना वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये आपकी वीकनेसेस है। तो अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो जो भी आपके की पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए, मिसाल आपको कोई केस स्टडी दिया गया है या आपकी जो भी कंपनी है उसकी जितने भी आपके की फैक्टर्स हैं, तो आप उसको देखते हुए द इंटरनल फैक्टर एवेल्यूएशन जो IFE मैट्रिक्स बनाएंगे। IFE मैट्रिक्स बनाने का जो प्रोसीजर है वो नीचे आपको दिया हुआ। लिस्ट की इंटरनल फैक्टर्स, जितने भी की इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई अच्छी चीज़ है, कोई रेशो अच्छा है, कलेक्शन डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ना वो सही तरीके से पोजीशनिंग की हुई है मार्केट के अंदर, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नई नई प्रोडक्ट लेके आ रहा है। ठीक है, वैल्यू चेन डिपार्टमेंट सस्ते में सस्ती चीज़ बना रहा है और कस्टमर को सस्ते दामों पे आगे सेल कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई भी आपकी जो है ना अच्छी चीज़ या कोई बुरी, तो वो आप इंटरनल फैक्टर्स अपने लिखें। सबसे पहले इंक्लूड बोथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दोनों चीज़ें आप मेंशन करें। उसके बाद स्ट्रेंथ्स को फर्स्ट यानी पहले लिखें और वीकनेसेस को बाद में लिखें। ये बाकायदा एक आगे स्लाइड में मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से। ये जैसे होंडा का IFE मैट्रिक्स बनाया गया है, तो ये 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस यानी पहले स्ट्रेंथ और ये बनाया गया है। वो कैसे बना है ये ज़रा इसकी डिटेल यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ फिर वीकनेस, उसके बाद असाइन वेट फ्राम 0 का मतलब है नॉन इम्पॉर्टेंट टू 1 ऑल इम्पॉर्टेंट टू ईच फैक्टर। यानी वेट अगर 0 देंगे उसका मतलब ये इतनी इम्पॉर्टेंट जो है ना वो स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं है। और अगर 0 के दरमियान जो होगा 0.5, 0.1, 0.2, तो समझो कि अगर 0 के करीब करीब है तो इसका मतलब यानी अब जैसे ही आप 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो 0 का मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, 0.1 होगा तो लेस इम्पॉर्टेंट, 0.2 होगा तो जो है ना मॉडरेट बिलो एवरेज इम्पॉर्टेंट, 0.3 होगा या 0.4 होगा तो मॉडरेट इम्पॉर्टेंट,
7 होगा तो हाईली इम्पोर्टेंट। इस तरीके से आप उनको वेट देंगे। वेट का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। वेट का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। यानी देखें, जैसे ये ब्रांड इमेज, उसको हमने वेट दिया है 0.15, ठीक है। तो ये ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से 0.1 यानी तो ये यानी इम्पोर्टेंट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग R&D, उसको हमने 0.1 दिया हुआ है। यानी ये जितने भी वेट्स हैं इन सब को जब हम आखिर में ऐड करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो ये वेट अगर ज़ीरो होगा तो उसका मतलब उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ज़ीरो से जितना ऊपर होगा, जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना वो अच्छा समझा जाएगा, ठीक है। तो ये वेट्स 1 के बराबर होने चाहिए। तो आप वो देखते हुए कितना इम्पोर्टेंट है तो उस हिसाब से आप उसको वेट देंगे। जैसे यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को 0.2 दिया है, यानी जितनी भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको हमने दी है। दूसरे नंबर पे इन दो चीज़ों को हमने दी है। तो इस तरीके से जो है आपको ये देखना है कि वेट्स असाइन करने हैं 0 से 1 के दरमियान। उसके बाद जब आपने वेट कर दिए, उसके बाद आपको जो है ना रेटिंग देनी है। रेटिंग जो है 1 से लेके 4 के दरमियान होगी। 1 से लेके 4 के दरमियान होगी। मिसाल अगर आप 1 दे रहे हैं किसी को तो वो मेजर वीकनेस है, और अगर 2 रेटिंग माइनर वीकनेस को देनी है, माइनर स्ट्रेंथ है तो 3 देना है, मेजर स्ट्रेंथ है तो 4 देना है। देख लें यहाँ पे ब्रांड इमेज को हमने 4 दिया है, ये हमारी मेजर स्ट्रेंथ है। ये हमारी मेजर स्ट्रेंथ है कि हमारे होंडा की कंपनी या होंडा की प्रोडक्ट्स के बारे में लोग समझते हैं कि होंडा की कारें जो हैं वो ड्यूरेबल होती हैं, पायदार होती हैं, बेहतरीन होती हैं, ठीक है, वो लग्जरी होती हैं। तो ये ब्रांड इमेज जो है ये बेसिकली ये कंपनी की मेजर स्ट्रेंथ है, उसको उसने 4 दिया। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग R&D, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी इसकी स्ट्रेंथ है लेकिन मेजर नहीं, इसको माइनर स्ट्रेंथ उसने दिया हुआ है, ठीक है। टाइमली न्यू मॉडल्स, उसको भी इसने मेजर यहाँ पे स्ट्रेंथ लिया हुआ है। इसी तरीके वीकनेसेस पे आ जाएं, ठीक है। वीकनेसेस में लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन, ये इसकी जो है मेजर वीकनेस है। इसकी प्रोडक्ट लाइन जो है ना वो लिमिटेड है, इसमें सिर्फ 2-3 यानी होंडा सिविक या होंडा सिटी, ठीक है। अभी 1-2 जो है ना वो उसकी और गाड़ियाँ आई हैं लेकिन लिमिटेड प्रोडक्ट नहीं, तो ये इसकी मेजर वीकनेस है। कॉस्टली स्पेयर पार्ट्स, तो रिलेटिवली देखा जाए तो इतने बाकी के मुकाबले में, यानी अगर टोयोटा या सुजुकी के मुकाबले में महंगे ज़रूर हैं लेकिन उतने ड्यूरेबल भी हैं लेकिन कॉस्टली हैं, तो ये माइनर वीकनेस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है ना उसको पहले वेट देंगे कि फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। 0 देंगे अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, 0 से ऊपर जितना देंगे, ठीक है, लेकिन जो है उनका जो टोटल है वो 1 बनना चाहिए। तो लाजमी बात है आपको वेट 0.05, 0.1, 0.15 इस तरीके से देना पड़ेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा उसको 0.2 जैसे हमने पीछे आगे दिया हुआ है, और फिर आपको रेटिंग देनी है। रेटिंग देने के बाद रेटिंग जो है वो उस हिसाब से दी जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई ईच फैक्टर बाय वेट बाय इट रेटिंग ए वेट स्कोर ऑफ फॉर ईच वेरिएबल। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 हो गया, 0.1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर 0.3 हो गया, तो ये हमारा वेट स्कोर हो गया, वेटेड स्कोर हो गया, इसको वेटेड स्कोर कहेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ईच फैक्टर्स वेट बाय इट रेटिंग ए वेटेड स्कोर फॉर ईच वेरिएबल, ये आ गया। सम द वेटेड स्कोर फॉर ईच वेरिएबल टू डिटरमिन द टोटल वेट स्कोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप इसको वेटेड स्कोर को सम कर देंगे, वेटेड स्कोर को सम कर देंगे, जो हमारा 2.74 आ रहा है, ये हमारा टोटल वेटेड स्कोर आ रहा है 2.74। उसके बाद जो है मतलब क्या, टोटल वेटेड स्कोर कैन रेंज फ्रॉम 1 लो टू 4। ये जो वेटेड स्कोर हमारे पास आया है 2.74, उसका मिनिमम आंसर जो है वो 1 और मैक्सिमम आंसर जो है वो 4 आ सकता है। इससे कम या इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इससे कम या इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद टोटल वेटेड स्कोर बिलो 2.5 इंडिकेट वीक इंटरनली। अगर इसका टोटल वेटेड स्कोर अगर 2.5 से कम है उसका मतलब कंपनी जो है इंटरनली
वीक है, कंपनी इंटरनली वीक है। और अगर इसका टोटल स्कोर 2.5 से अबव है तो कंपनी इसका मतलब इंटरनली स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है ना ओवरऑल जो है ना IFE मैट्रिक्स बनाया गया है, जिसको कंपनी के बारे में बताया गया कि कंपनी की क्या पोजीशन है। तो ये जो है ना ओवरऑल जो है ना आज का इंटरनल फैक्टर इवेल्यूशन मैट्रिक्स जो है वो हमने कंप्लीट किया है, कंपनी को जो है हमने यहाँ देखा है। तो ये ओवरऑल आज हमारा जो टारगेट था वो मुकम्मल हुआ। तो थैंक यू वेरी मच।